अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद एके। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि सीएसएस क्या होती है और हम उसे किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सीएसएस को हम अपनी मार्कअप के साथ किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम सीएसएस को मार्कअप के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 इस तरह के तरीके हैं, यानी कि 3 मेथड हैं जिसके थ्रू हम मार्कअप के साथ सीएसएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब उसमें सबसे पहला हमारे पास जो तरीका होता है वो हमारे पास होता है इनलाइन सीएसएस, ठीक है। इनलाइन सीएसएस जो है वो किस लिए यूज़ होती है, यानी कि जैसे कि पैराग्राफ है, अगर मुझे इसको स्टाइल करना है तो मैं इसी टैग के साथ यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करते हुए देखें इस तरह से मैं लिखूँगी स्टाइल, और जैसे ही मैंने स्टाइल लिख के क्या करा, एंटर प्रेस करा, तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह से डबल कोट्स भी आ गए, स्टाइल इज इक्वल टू और फिर डबल कोट्स है। अब आपने इसका जैसे कि कलर चेंज करना है, ठीक है। इसका सिंटैक्स मैं लास्ट अपनी वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि इसके सिंटैक्स का मतलब क्या है, मैं दोबारा से बता दूंगी ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखें, ये यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने का मतलब ही यही है कि ये देखें इसमें हमारा काम आसान हो जाता है। अब ये हमें ऑटो सजेशन दे रहा है, अगर हमें यहाँ से कोई कलर लेना है तो हम वो कलर ईजीली ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्लू वायलेट ले लिया, पी टैग को स्टाइल करना चाह रही हूँ मैं, तो मैंने उसी टैग के साथ क्या लिखा, स्टाइल, यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज़ किया, स्टाइल इज इक्वल टू, अब कलर जो है ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को हमने वैल्यू के दे दी ब्लू वायलेट, यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू वायलेट हो जाए। अगर मैं अभी जाकर आपको दिखाती हूँ पोर्ट पर, यहाँ पर इसका रिजल्ट आप देखिएगा, ये देखें अब जो पैराग्राफ था उसका कलर क्या हो गया, ब्लू वायलेट हो गया। तो ये हमारे पास होती है इनलाइन सीएसएस, ठीक है, यानी कि उसी टैग के अंदर हम पूरी स्टाइलिंग कर देते हैं। इसमें आप और भी सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। और देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रही हूँ तो यहाँ पर ये मुझे कलर पिकर जो है वो मिल रहा है। मैं इससे क्या कर सकती हूँ, मुझे अगर कलर को कैसे भी चेंज करना है पैराग्राफ के, या मुझे अगर ये पर्पल नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन में से चाहिए, तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर देखें वहाँ जाके दिखाती हूँ तो देखें ग्रीन कलर हो गया। इस तरह से आपको कलर पैलेट कह लें या कलर पिकर कह लें, आपको ये यहाँ पर मिल रहा है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसने RGB दे दिया, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, कि रेड इतना होना चाहिए, ब्लू ग्रीन इतना होना चाहिए, ब्लू इतना होना चाहिए, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलकर ये इस तरह से क्या बनता है, ये ग्रीन कलर बन गया, ठीक है। तो आप RGB कलर से खुद से भी कलर बना सकते हैं। CSS में हम बहुत कुछ देखेंगे इंशाल्लाह, तो ये बहुत अमेजिंग होंगी अब वीडियोस, क्योंकि आप मार्कअप को अब क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे CSS के थ्रू। तो ये हमारे पास होती है इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। अब इनलाइन स्टाइलिंग हो गई, ये हमने डायरेक्ट जिस टैग को स्टाइल करना है उसी के साथ ही हम क्या करते हैं, स्टाइल दे देते हैं। अब दूसरी हमारे पास स्टाइलिंग का जो तरीका है वो होता है हमारे पास इंटरनल CSS, ठीक है। ये थी इनलाइन CSS। अब इंटरनल CSS को हम कहाँ यूज़ करते हैं, देखें टाइटल टैग के बाद ही, यानी कि हेड टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ हमने स्टाइल टैग का यूज़ करा, एक स्टार्टिंग टैग हो गया और एक एंडिंग टैग हो गया। अब इसके बीच में यहाँ पर ये दरमियान में यहाँ पर हम लोग जो भी हमें सेलेक्टर चाहिए, यानी कि जैसे कि अगर H1 है, जैसे मैं आपको यहाँ H1 लिख के दिखा देती हूँ, या H3, जो भी आपका कह सकते हैं कि जो भी आपने यहाँ पर टैग लेना है और उसको टारगेट करते हुए स्टाइलिंग करनी है, तो आप उसे यहाँ लिखेंगे। मैं जस्ट यहाँ लिख देती हूँ CSS, ठीक है, ये मैंने लिखा CSS। अब मुझे अगर इसको टारगेट करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या ले सकती हूँ, मैं यहाँ पर ले सकती हूँ H3 और मैं इस तरह से इसको स्टाइल कर दूँगी। जैसे कि अगर मुझे इसमें कलर देना है कोई, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कलर ले लूँगी और मैं इसको कलर दे देती हूँ यहाँ पर ब्लू। तो इस तरह से क्या होगा, मेरे पास H3 का कलर जो है मेरे पास ब्लू हो जाएगा। ये देखें इस तरह से यहाँ आपको शो भी हो रहा होगा, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग टैग्स को क्या कर सकते हैं, टारगेट करते हुए स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर मुझे P टैग को करनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ P लिखूँगी और इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं लिख दूँगी कलर, और कलर लिखने के बाद यहाँ मैंने इस तरह से लिया और अभी मैं इसको कर देती हूँ ब्राउन। अब देखें यहाँ पर मैंने दे दिया कलर क्या ग्रीन और यहाँ मैं दे रही हूँ कलर ब्राउन। तो अब ये अच्छा सेमीकोलन भी लगाना लाजमी है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अभी कौन से कलर को पिक करेगा, क्योंकि यहाँ मैंने लाइन स्टाइलिंग में भी कलर दे दिया है और मैंने यहाँ भी पैराग्राफ को कलर दे दिया है। तो अब इसको 2 कलर मिल रहे हैं, तो ये कौन सा कलर जो है वो चूज़ करेगा, कैसे कौन सा कलर मुझे ये वहाँ पर देगा, ठीक है। तो अगर अब हम ये चीज़ देखते हैं जाकर अपने ब्राउज़र में कि हमें कौन सा कलर देता है, तो देखिए कौन सा कलर दे रहा है हमें, ये हमें दे रहा है ग्रीन कलर, जबकि मैंने यहाँ कौन सा कलर दिया है, ब्राउन कलर। मतलब ये है कि जब आप इंटरनल और इनलाइन, इंटरनल कौन सा है ये वाला और इनलाइन कौन सा है ये वाला, जब आप इनलाइन CSS और इंटरनल CSS दोनों का यूज़ करेंगे तो इंटरनल CSS
को इतनी प्रेसिडेंस नहीं मिलती जितनी इनलाइन को मिलती है। तो ये इनलाइन को ज़्यादा प्रेसिडेंस देगा और इनलाइन का रिजल्ट जो है देखें आपको यहाँ पर ये शो करवा रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर इनलाइन और इंटरनल CSS का आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इनलाइन CSS को ज़्यादा प्रेसिडेंस दी जाएगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने वहाँ पर कलर को ग्रीन ही रहने दिया, बल्कि इसने वहाँ पर ब्राउन नहीं किया। अगर मैं यहाँ से कलर हटा देती हूँ, ये जो मैंने यहाँ इतना कलर का यूज़ किया है, या मैं इसी को कॉपी करती हूँ, पहले यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने Ctrl+C किया और मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है ये। और अब मैं ये वाला इसको कमेंट कर देती हूँ यहाँ से, यानी कि इसको सेलेक्ट करूँगी कंट्रोल और /, और यहाँ से मैं हटा देती हूँ ये सारा जितना भी मैंने लिखा स्टाइल। अब देखें अब ये कौन सा लेगा यहाँ पर कलर, अब ये लाजमी बात है ये ब्राउन ही लेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इनलाइन CSS को क्या कर दिया, वहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से ये क्या करता है, अगर इनलाइन CSS और इंटरनल CSS का आप यूज़ करेंगे तो इनलाइन को ज़्यादा प्रेसिडेंस मिलेगी और उसी का वहाँ पर हमें रिजल्ट शो होगा। अब ये हमने दो तरह की CSS देख ली, इनलाइन देख ली, इंटरनल देख ली। अब इसके बाद आती है एक्सटर्नल CSS। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, CSS की एक अलग फाइल बनाते हैं और उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .css। अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ style.css लिया है। मैं आपको एक और बल्कि बना के दिखाई देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्यूटोरियल 16। देखें ट्यूटोरियल 16, वहाँ मैंने HTML की फ़ाइल बना रखी है, यहाँ मुझे CSS की बनानी है तो मैं लिख दूँगी .css। तो और मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये देखें ये मेरे पास क्या बन गई, एक CSS की एक्सटर्नल फाइल बन गई, ठीक है। यहाँ ट्यूटोरियल 16.html यानी कि HTML की फ़ाइल थी और ट्यूटोरियल 16.css यानी कि CSS की फ़ाइल है। और देखें इसका ये यहाँ पर आइकन भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ये HTML की फ़ाइल है और ये CSS की फ़ाइल है। एक्सटेंशन लिखनी मस्ट होती है। अब ये हमारे पास बन गई एक एक्सटर्नल फाइल। अब अगर मैं यहाँ पर P टैग को टारगेट करते हुए अब मैं यहाँ कुछ कलर लिखूँ, मैं कोई और कलर लेना चाहती हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ यहाँ ग्रीन येलो ले लेते हैं हम, या ग्रीन ले लेते हैं। और उसके बाद अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी देना चाहती हूँ, ठीक है। हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर लेना चाहती हूँ। अब बैकग्राउंड कलर में मुझे कौन सा कलर चाहिए, मैं अगर यहाँ पर लेती हूँ ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं हम बैकग्राउंड कलर। और हमने क्या लिया है यहाँ पर, कलर लिया है ग्रीन। अब ये हमें कौन सा यहाँ पर कलर देगा, अब हम चेक करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी किसका यूज़ किया है, यहाँ यहाँ इंटरनल हमने CSS यूज़ की हुई है और यहाँ हमने एक्सटर्नल CSS यूज़ की है। अगर अभी मैं जाती हूँ इसको मैं आपको शो कराती हूँ तो देखें अभी तो ये वो ये। अब इसने काम यहाँ पर क्यों नहीं लिया इसको, यानी कि टारगेट करते हुए इसने इसका कलर और बैकग्राउंड कलर क्यों चेंज नहीं किया। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे तो आपको इस एक्सटर्नल CSS की जो फाइल है यानी कि ट्यूटोरियल 16.css इसको इसके साथ यहाँ पर आपको एम्बेड करना पड़ेगा, यानी कि उसको लिंक करवाना पड़ेगा। अब अगर आप लिंक करते हैं इसको तो वो आप किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमें लिखना होता है लिंक। और लिंक के बाद हम जैसे ही कॉलन लगा के CSS यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये देखें ये एमिट जो है वो हमारे लिए काम को आसान करता है। उसने पूरा लिंक मुझे लिख कर दे दिया लिंक। और उसके बाद यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ हुआ REL, ये रिलेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है इसका, वो है स्टाइल शीट, क्योंकि ये एक CSS की क्या है, स्टाइल शीट है। उसके बाद href यानी कि हाइपर रेफरेंस। अब मुझे रेफरेंस भी तो देना है कि मेरी फाइल कौन सी है, वो किससे रेफरेंस ले, कौन सा स्टाइल ऐड करे और किस फाइल से करे। तो यहाँ इसने ऑटोमेटिक मुझे नाम दिया style.css। अब देखें मेरे पास एक style.css की फाइल है, इसका मतलब ये नहीं इसलिए दिया इसने, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही नाम देगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको अपनी जो भी CSS की फ़ाइल इसके साथ एम्बेड करवानी है आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे जो भी लिंक करवानी है। तो मुझे कौन सी फाइल लिंक करवानी है, मुझे तो ट्यूटोरियल 16.css लिंक करवानी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से इस नाम को रिमूव कर दूँगी और अब मैं लिखूँगी ट्यूटोरियल 16. ये देखें मैंने लिखा ट्यूटोरियल 16.css, ठीक है। ये मेरे पास ये फाइल आ गई। यहाँ मैंने इसको क्या करवाया, लिंक करवाया। अब अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो अब देखें अब इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने इसका कलर ब्राउन ही लिया है लेकिन बैकग्राउंड कलर क्या किया है, बैकग्राउंड कलर इसने ब्लैक कर दिया। अब ऐसा क्यों किया है इसने, अगर हम इस बात को यहाँ पर देखें तो देखें कलर तो इसने यही पिक किया है, बट उसके बाद इसने क्या किया है, यहाँ पर इसको देखते हुए वहाँ से बैकग्राउंड कलर पिक कर लिया। ये जो मैंने बैकग्राउंड कलर लिया है ऐसा इसलिए हुआ है यहाँ पर कि जब आप प्रेसिडेंस की बात करते हैं तो जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का यूज़ करेंगे
तो पहले जो आपने इसको यूज़ किया है, यानी कि यहाँ से इसने क्या कलेक्ट किया है, बैकग्राउंड कलर, बट कलर इसने यहाँ से लिया, क्योंकि प्रेसिडेंस में अगर आप देखो तो ये प्रेसिडेंस से ज़्यादा उसको देखता है कि पहले आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया है। यहाँ पर पहले हमारे पास यूज़ हुआ है कलर ब्राउन पैराग्राफ का, तो इसने इसको इसी से ही पिक कर लिया। और वहाँ क्या किया उसने, वहाँ से उसने बैकग्राउंड कलर पिक कर लिया। वरना अगर आप देखो तो मैंने तो यहाँ पर कलर ग्रीन लिया है, तो इसको ग्रीन कलर देना चाहिए था, बट इसने ग्रीन कलर नहीं दिया। मैं रिफ्रेश भी कर दूँ फिर भी आप देखें कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा, तो ये ब्राउन कलर ही ले रहा है। लेकिन अगर क्या हो, अगर मैं इसको यहाँ से, ये क्या कर रहा है अभी, जो चीज़ बाद में, ये बात याद रखिएगा, देखें ये जो है ना, ये लिंक ये पहले दिया गया है और उसके बाद ये दिया गया है पैराग्राफ। इस लिंक का मतलब ये है कि समझ लें ये जो कोड है ना, ये जो मैंने पैराग्राफ वाला कोड लिखा है, समझ लें वो यहाँ लिखा हुआ है इस टाइटल के बाद, और उसके बाद लिखा हुआ है ये वाला पैराग्राफ का कलर, यानी कि इसको प्रॉपर्टी दे दी मैंने। तो ये क्या करता है, ओवरराइड कर देता है, यानी कि बाद की जो वैल्यू इसको मिलेगी ना, ये उसको पिक करेगा। ये ऊपर वाली जो इसको वैल्यू मिल रही है ना, उसको ये ओवरराइड कर देगा, यानी कि इसको हटाकर ये इसको पिक करेगा, इसको टारगेट करेगा और इसी कलर को मुझे वहाँ शो करेगा। वो वाला कलर उसने नहीं लिया, वहाँ से उसने जस्ट बैकग्राउंड कलर लिया। लेकिन आप उसने उसमें जितना भी काम किया बाकी सब आएगा, लेकिन आपने पैराग्राफ को यहाँ पर एक अलग से प्रॉपर्टी दे रखी है, तो वो उसको यहाँ से पिक करेगा, क्योंकि वो इस वाली प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, जो आपने इस शीट में दी है उसको ये ओवरराइड कर रहा है, कलर ग्रीन जो आपने लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप, इसका भी एक तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ये वाला कलर नहीं मिले बल्कि हमें यही वाला कलर मिले, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ आएँ और यहाँ आप इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करें। जैसे ही आप इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, अब आप यहाँ आके देखें, अब देखें ये ग्रीन हो गया। जब आप इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब ये इम्पॉर्टेंट है, अब ये उसको ओवरराइड कर रहा है, यानी कि ये जो मैंने पैराग्राफ की प्रॉपर्टी दी थी, कलर की प्रॉपर्टी यहाँ पर इस पैराग्राफ को, अब इसको ओवरराइड कर दिया उसने, ठीक है। ये देखें अब इसने क्या किया, अब उसको ओवरराइड किया है, ठीक है। या तो मैं ये काम कर सकती थी कि मैं इंपॉर्टेंट इस तरह से लिख दूँ, मुझे अगर ये चाहिए तो, लेकिन अगर मैं ये भी नहीं करना चाह रही, मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि अगर आप ये चाहें तो आप एक तरीका ये भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं इसको कॉपी करके यहाँ से क्या करती हूँ, अभी Ctrl+X करती हूँ, यानी कि कट कर देती हूँ, और मैं इसे इधर इस स्टाइल टैग के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अब देखते हैं अब ये हमें कौन सा रिजल्ट शो करवाएगा। अब हम जाते हैं, अब देखें अब क्या है हमारे पास, ग्रीन कलर है। क्यों ग्रीन कलर है, अब तो मैंने कोई इंपॉर्टेंट वगैरह वहाँ पर नहीं लिखा, देखें यहाँ तो अब मैंने कोई इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है। अब इसलिए है कि देखें अब बाद में कौन सा कोड मिल रहा है, मैंने आपको क्या बोला कि इस लिंक का मतलब ये है कि अब ये कोड यहाँ लिख दिया गया, यानी कि ये वाला कोड समझ लें अब ये यहाँ लिख दिया गया है, तो बाद में अब इसे कौन सा कोड मिल रहा है, ये वाला कोड मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब उसने इस प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया और यहाँ से हमें वो कोड दे दिया। इसलिए अब देखें हमें कलर कौन सा मिल रहा है, ग्रीन, और बैकग्राउंड का कलर क्या मिल रहा है हमें, ब्लैक। अगर मैं ग्रीन को हटाकर यहाँ पर जस्ट मैं येलो कर दूँ ताकि वो ज़्यादा हमें शो हो, ये देखें मैंने यहाँ येलो को पिक किया और मैं यहाँ जाती हूँ, अब देखें ये इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, अब येलो कलर मिल रहा है। तो आप इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं हमारे पास CSS को यूज़ करने के। एक इनलाइन CSS है, यानी कि डायरेक्ट आप क्या करेंगे उसी टैग के अंदर स्टाइलिंग कर देंगे, या फिर एक हमारे पास इंटरनल CSS है, आप स्टाइल टैग के अंदर जो है वो CSS का यूज़ कर सकते हैं, और एक एक्सटर्नल CSS, यानी कि इस तरह से हम एक अलग फाइल बनाएंगे CSS की और उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब देखें कुछ लोगों को ये अच्छा लगेगा कि भाई डायरेक्ट हम इसी टैग के अंदर यूज़ कर लें, बट जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारा कोड होता है। अगर आप इस तरह से एक एक टैग को स्टाइल करेंगे तो आपके HTML क्या हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अलग से स्टाइल शीट बनाते हैं। अब अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम इंटरनल CSS का यूज़ कर लेते हैं, भाई ये तो अलग से है, बट आपका HTML का कोड बहुत कम होता है और CSS का कोड बहुत ज़्यादा होता है। आप फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और आपके पास 1000 लाइन की CSS आ गई है, तो अब ये इतनी 1000 लाइन की पहले CSS आएगी, उसके बाद आपकी HTML आएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर आपको अपने कोड में कोई चेंजेस करनी है तो अब आप इतनी सारी लाइन को 1 बाय 1 चेक करेंगे, या आप उसको ढूंढते रहेंगे कि अब हमने कौन सा काम कहाँ किया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेटर वे हमारे पास ये होता है कि हम एक CSS की अलग फाइल बना लें, यानी कि एक्सटर्नल फाइल बना लें, और उसको लिंक करवा दें हम अपनी मार्कअप फाइल के साथ, यानी कि HTML फाइल के साथ, और उसमें हम सारा काम करें। और उसके साथ बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कमेंट आउट भी करते रहें, यानी कि जो आपने काम किया है, जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने हेडर के लिए कोई काम किया है, CSS हेडर के लिए लिखिए, तो आप वहाँ कमेंट में लिख दें
या कुछ भी आप इस तरीके से लिख दें कि ताकि पता चले कि भाई ये काम हमने किस लिए किया है। हेडर बनाने के लिए ये CSS यूज़ किया, फिर अगर आपने नैव बार बनाने के लिए यूज़ किया तो आप नैव बार के लिए लिख दें वहाँ पर। तो इस तरह से आप अलग अलग लिख सकते हैं। लिख आप यहाँ पे भी सकते हैं, बट बेटर वे यही है कि आप अलग से CSS की फाइल बनाएं और उसमें यूज़ कर लें। हाँ, जैसे कि प्रैक्टिस के तौर पर अगर आप सीख रहे हैं अभी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरनल CSS का यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप एक वेबसाइट बनाएंगे प्रॉपर, तो आप CSS की एक्सटर्नल फाइल बनाएं और उसमें सारा काम करें। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि CSS को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है HTML के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल रहेगी तो उनके साथ शेयर भी कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।